अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा। मिड टर्म का हमारा ये जो सिलेबस है उसका लास्ट लेक्चर है आज, और इसमें से आपका लॉन्ग जो है ना वो अक्सर आता होता है। ठीक है, अब वो कौन से टॉपिक में से आता है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ जब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस कर लेनी है। ये दोनों डेफिनेशंस ना MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम की डेफिनेशन। ठीक है, रिलेटिव मिनिमम क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमम एट x नॉट इफ f of x नॉट इज लेस देन f of x फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट। यानी आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं ना x नॉट, और एक वैल्यू है x। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं यहाँ पे कि आपने जो x नॉट वैल्यू पुट की है वो पुट करने से आपका आंसर अगर f of x से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन अगर आपका जो f of x नॉट का आंसर है वो f of x के आंसर से बड़ा आ जाता है तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो क्या रखता है, एक रिलेटिव मैक्सिमम रखता है। ठीक है जी, ये MCQ के लिए आपने कर लेना है। उसके बाद रिलेटिव एक्सट्रीमम क्या होता है? एक्सट्रीमम में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो इसकी डेफिनेशन हम वही सेम तरीके से करते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ रिलेटिव एक्सट्रीमम। अब यहाँ पे रिलेटिव ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पे हमने लिखा था वहाँ पे अब आपने रिलेटिव एक्सट्रीमम लिख दिया एट x नॉट इफ इट हैज़ ईदर अ रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम। यानी या तो रिलेटिव मिनिमम हो या रिलेटिव मैक्सिमम हो, तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमम है। यानी एक्सट्रीमम है बेसिकली, और एक्सट्रीमम कितनी तरह का है? दो तरह का, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट फॉर फंक्शन f इज एनी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन ऑफ f एट विच f डैश x इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल f of x, आपने फाइंड किया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश आएगा। अब डेरिवेटिव को जब आप इक्वल टू 0 रख रहे हैं ना, तो वहाँ से x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि f of x हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x तो वो क्या आएगा? वो आएगा जी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा ना। अब यहाँ से आप देखें कि आपने जब x की वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो आपने इसको 0 जब पुट किया तो आप कहेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब 3x स्क्वायर माइनस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके उसने डिवाइड हो जाना है। फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस 2 साइन आ जाएंगे। तो ये हमने बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है या MCQ भी आ सकता है कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, तो आपने क्या करना है? जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो वहाँ से x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिटिकल, अच्छा सॉरी इसमें एक पॉइंट रह गया, स्टेशनरी पॉइंट। कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0 इस और कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। यानी क्रिटिकल पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपने आगे हैंडआउट्स में भी देखना है कि आपके लेक्चर के अंदर स्टेशनरी पॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उसको आप क्रिटिकल पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। ये आप ये समझ लें कि दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं आपके सामने 3 तरह के ग्राफ हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट x नॉट है, इसमें भी एक x नॉट क्रिटिकल पॉइंट दिया है, इसमें भी एक x नॉट हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है। अब वो कहते हैं कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। जैसे फर्स्ट में देखें, ये एक कर्व है ना, और कर्व के ऊपर तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसमें वो एक्सटर्नली उसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि x नॉट यहाँ पे क्रिटिकल है और स्टेशनरी पॉइंट भी है, बिकॉज टेंजेंट लाइन हैज़ 0 स्लोप। यानी ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप 0 होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की स्लोप हमेशा 0 होती है, क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू सेम होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल से बताया था। उसके बाद इस ग्राफ के अंदर देखें टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी। कहते हैं कि x नॉट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, और सबसे ग्राफ में जो है ना वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो हम इसे कहते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये जो x नॉट है क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या है? मिनिमम है। इसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है ऊपर वाले में, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन जो टेंजेंट लाइन है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट लाइन हमेशा कर्व के ऊपर ड्रॉ की जाती है। सर्कल हो या कोई भी कर्विकल जो है ना, कर्व की फॉर्म में आपके पास ग्राफ है, तो आप वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कोई कर्व नहीं है।
तो हम यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि टेंजेंट लाइन डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से तीसरे के अंदर देखें, अगर x नॉट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या ये स्टेशनरी पॉइंट है? हमने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट जो है उसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ना, फिर ही वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, अगर आप लेक्चर 16 या 15 को रिवाइज करें तो डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या होगी, ये हमें उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, जो कि क्या है, वर्टिकल है। और हमने पढ़ा हुआ है कि वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप हमेशा अनडिफाइन होती है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्लोप थी ना, ऊपर ये वाली हॉरिजॉन्टल स्लोप थी, तो हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव था वो क्या आना था, 0 आना था, इसलिए टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 थी। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल है। अब आप देखें कि नीचे x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, y की बस चेंज होती जा रही है। तो आप नीचे दो सेम वैल्यूज़ को अगर माइनस करते हैं तो ओवर के नीचे 0 आ जाता है, जिसकी वजह से आपका आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो वर्टिकल टेंजेंट्स होते हैं उनकी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइन होती है। तो अगर स्लोप अनडिफाइन है तो इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव भी अनडिफाइन होगा। ठीक है, ये MCQ में ग्राफ बनाए जा सकते हैं और आपसे इनके बारे में किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर ना आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका डेरिवेटिव जो f डैश x आपने फाइंड किया है, अगर उसका आंसर 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है उसके अंदर कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है, यानी द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ जाता है तो हम कहते हैं द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम। और अगर f डैश x जो है उसका कोई साइन नहीं है, यानी लेस देन 0 का मतलब है कि वो नेगेटिव होगा ना, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा। और अगर उसका कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है उसका कोई रिलेटिव एक्सट्रीमम नहीं है। रिलेटिव एक्सट्रीमम का मतलब है ना ही कोई रिलेटिव मिनिमम होगा उसका और ना ही कोई रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अब आगे आपको एग्जांपल दी गई है, कहते हैं लोकेट द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 5/3 माइनस 15x पावर 2/3। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट में यही पढ़ा है ना, लेस देन ग्रेटर देन बताने के लिए हमें डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। आप जब डेरिवेटिव लेंगे 3 एज इट इज़, पावर साइड पे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह से 15 एज इट इज़ और इसकी पावर 2/3 साइड पे आएगी, पावर 2/3 में से आपने -1 कर देना है। अब यहाँ पे 3 और 3 तो कट हो जाएगा, तो 5x पावर 2/3 बचा है। यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 होता है और 5 2 ज़ा 10 x पावर -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका जब आप एलसीएम वगैरह लेके आंसर निकालते हैं तो वो 2/3। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, एलसीएम 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 5 - 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 2/3। इस तरह से इसका भी एलसीएम आपने ले लेना है, वो -1/3 आएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से देखें कि जो माइनस में पावर है हम उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं ताकि वो प्लस हो जाए, तो पॉजिटिव 1/3 हो गई। अब दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x पावर 2/3 माइनस 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 बच गया ओवर x पावर 1/3। अब ये जो 2/3 है, ठीक है, हम अगर इसको मतलब यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, यानी नेगेटिव पावर ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो नेगेटिव पावर थी अगर वो आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ x पावर 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि वो कट होकर ख़त्म हो जाए। तो अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करेंगे, तो हमने बाहर x पावर 1/3 डिवाइड की और अंदर फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी एक के साथ तो नहीं हम कर सकते ना, दोनों के साथ करना पड़ेगा। x पावर 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी, इसके साथ करेंगे तो कट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2/3 के साथ 1/3 ऐड हो जाएगी, तो वो बेसिस तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर 2 + 1 3, तो ये कट होकर हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो हम कहेंगे कि x की पावर अंदर 1 बच गई, ठीक है, ये देखें x की पावर जो है वो अंदर 1 बच जाएगी और -2 और बाहर जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है ताकि हमें इसके स्टेशनरी पॉइंट पता चल जाए ना, या क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाए। तो वो हमारे पास देखें यहाँ पे आ रहा है जी, जो डेरिवेटिव है उसको अगर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फर्स्ट वाले को अलग से 0 कर लें, सेकंड वाले को अलग से 0 कर लें। तो सेकंड वाले को अगर हमने अलग से 0 किया तो यहाँ से x - 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू हमने निकाल ली 2। और इस साइड पे अगर आप देखें तो x वहाँ जाके जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही ख़त्म हो गया ना, हम यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा ना। हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारा x ख़त्म हो रहा है, उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर आपने रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो उसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, उसके आगे एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया ना, क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है 2 होता है, 2 है यहाँ पे। अब आप अगर इसका देखें ना, 0 से पीछे वाली वैल्यूज जब आप इसके अंदर पुट करते हैं, इस फंक्शन के अंदर आप 0 से पीछे वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है। इसके डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, ये था ना, अगर आप देखें इससे पीछे वाली वैल्यूज पुट करें, 0 से पीछे क्या आ जाएगा -1, ठीक है, वो अगर आप इसके अंदर पुट करके देखें, उसके बाद यहाँ पे 0 से 2 के दरमियान जो वैल्यूज होती हैं वो अगर आप पुट करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। और अगर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, क्योंकि 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 - 2 0 होगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म ही हमारी 0 हो जाएगी। देन आप 2 से जब आगे जाते हैं तो फिर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आने लग जाता है, यानी आप 3 पुट करें, आप 4 पुट करें, ठीक है, तो आपका आंसर देखें, जैसे 3 पुट करते हैं तो 3 - 2 1, यहाँ पे भी 3 है तो सारे पॉजिटिव हो गए ना। लेकिन इससे पीछे जैसे मैंने आपको बताया था, इधर आप जैसे -3 फॉर एग्जांपल पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे भी -3 होगा, और ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा, ठीक है, तो यानी हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब आप देखें कि यहाँ पे उसने वैल्यू कहाँ चेंज की, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये भी होता है बेसिकली कि जहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, वहाँ पे हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आता जा रहा था -∞ की तरफ से, 0 पे आके उसने अपना साइन चेंज कर लिया, ठीक है, तो एक तो ये एक्सट्रीमम हो गया इसका। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं 2 पे पहुँच के फिर वो अपने साइन चेंज कर लेता है, तो 2 भी इसका एक्सट्रीमम होगा, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम हमने यहाँ से निकाल लिया। मिनिमम जो है वो हम इसे कहेंगे रिलेटिव मिनिमम और इसे हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये वो टॉपिक है जहाँ से आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना है इसको आपने, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसको आप 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो डबल डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो उसका आंसर 0 से बड़ा आता है, या जब आप डबल डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर 0 से छोटा आता है। तो अगर 0 से बड़ा आंसर आ रहा है यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमम होगा, फंक्शन की रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये उलट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर क्या था, ग्रेटर देन 0 था तो रिलेटिव मैक्सिमम था, लेकिन डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमम होगा, ठीक है, और अगर वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो फिर रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। ये आपने फ़र्क याद रखना है दोनों के अंदर। अब हम इसकी जो है वो कर लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट हमारे पास है जी, लोकेट द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ f of x इज इक्वल टू x⁴ - 2x²। आपने इस फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो बताना है, ठीक है। सॉरी ये ड्राइंग वगैरह ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, ये मेरी बेटी ने अपनी माशाल्लाह से ड्राइंग स्किल्स का मुजाहिरा किया है, तो मैंने थोड़ा सा ना ये मार्कर से लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इतना टाइम नहीं था मेरे पास, वरना मैं ये पेज आपके लिए दोबारा लिखती थी, ठीक है। तो ये मार्कर से मैंने आपके लिए लिख दिया, ये आप लोग इधर से नोट्स में भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा अगर बताना है तो हमने क्या पढ़ा है पीछे, हमने पढ़ा है कि डबल डेरिवेटिव का आंसर हमने देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करने के लिए पहले एक दफ़ा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी हमने f' किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर साइड पे आ गई और पावर में से 1 माइनस किया तो 4x⁻³ माइनस ये 2 एज इट इज़, अंदर x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब आप देखें तो 4x³ माइनस 2 2 यहाँ पे क्या आ गया 4x, ये हमने सिंगल डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 साइड पे आके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 3 में से 1 माइनस किया तो x⁻² रह गई, -4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। तो उसके लिए तो हमारे पास x की वैल्यूज़ होनी चाहिए ना, जो हम पुट करके पता चलाएंगे। अब वो x की वैल्यूज़ कहाँ से निकालनी है, वो आपने निकालनी है डेरिवेटिव से, यानी आपने उसके क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। और वो निकालने का तरीका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव आया था सेकंड नहीं फर्स्ट वाला, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से देखें तो 4x कॉमन आ रहा था, अंदर x² - 1 बचा इक्वल टू 0। अब 4x को आपने अलग से 0 कर लेना है और x² - 1 को अलग से 0 कर लेना है। यहाँ से तो 4 वहाँ जाके जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 0।
यहाँ से जब आप देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है ना, एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एक्स प्लस वन को अलग से जीरो कर लें, एक्स माइनस वन को अलग से जीरो कर लें, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 निकली, यहाँ से +1। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये है ना क्वेश्चन आपके पास, आप 1 को उधर ले जाएं, ठीक है, फिर अंडर रूट ले लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो फिर भी आपके पास इसके साथ 2 साइन आएंगे, यानी एक +1 और एक -1। अच्छा, अब आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, यानी 0 भी है, -1 भी है और +1 भी है। अब उन तीनों को आपने बारी बारी डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले और अब उनको हम पुट करने जा रहे हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर। डबल डेरिवेटिव है f डैश, x की जगह एक दफ़ा हम कहते हैं कि 0 पुट कर लें, ये वाला। तो x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, 12 इंटू 0 का स्क्वायर -4, तो वो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 - 4 तो -4 आ गया, विच इज़ लेस देन 0। -4 नेगेटिव है, यानी वो लेस देन 0 होगा। उसके बाद हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, जो कि x इज इक्वल टू एक 1 है और एक -1 है। तो एक दफ़ा मैंने 1 पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, इस x की जगह 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 12 - 4 8। इस तरह से -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा ना, तो 12 इंटू +1 तो वो फिर 12 - 4 8। तो ये दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है उसके लिए रिलेटिव मैक्सिमा जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था लेस देन 0 जहाँ पे होता है तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है, तो हम कहेंगे इट हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया, यानी रिलेटिव मैक्सिमा होगा यहाँ पे। और रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 आंसर आया, जो कि सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 और -1, इन दोनों पॉइंट्स पे रिलेटिव मिनिमा है इस फंक्शन का, और x इज इक्वल टू 0 पे रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर के अंदर भी, तो आपने क्या करना है, यही तरीकाकार अपनाना है, ठीक है। आपने सिंगल डेरिवेटिव लेना है, फिर डबल डेरिवेटिव लेना है, और सिंगल डेरिवेटिव में से आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है, उसको 0 के इक्वल रख के, एंड उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है उसका रिलेटिव मिनिमा है और कहाँ कहाँ मैक्सिमा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो क्या होती है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे x² + y इस तरह करके। अब कहते हैं कि आपने अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है जी, आपने जो पोलिनोमियल होगी ना, फॉर एग्जांपल p ऑफ x हमें एक पोलिनोमियल दी गई है, आपने उसका सिंगल डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने, जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। फिर आपने देखना है कि इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देन थर्ड स्टेप के अंदर आपने डबल डेरिवेटिव को यूज़ करके बताना है कि ग्राफ आपका कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। अब कनकेव अप के लिए क्या था कि डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कनकेव अप होगा ग्राफ हमारा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ना, और अगर लेस देन 0 आता है तो कनकेव डाउन होगा, ठीक है। अब आपने जो वैल्यूज़ निकालनी ऊपर x की सारी, उनको आपने जो है वो इक्वेशन में पुट करके y निकाल के फिर आपने उनका ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ठीक है। अब इन्हीं स्टेप्स को हम अपने एक एग्जांपल में यूज़ करेंगे। एग्जांपल है स्केच द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2। अब ये आपको p ऑफ x दी थी, आपने उसका डेरिवेटिव लिया। सबसे पहला स्टेप हमने यही पढ़ा था ना, सिंगल डेरिवेटिव लें फिर डबल डेरिवेटिव लें। सिंगल डेरिवेटिव p' और डबल डेरिवेटिव p'। या आप उसको यूं भी लिख सकते हैं dy/dx, और डबल के लिए d²y/dx का स्क्वायर। अब देखिए, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 3 साइड पे आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3x² -3 एज इट इज़, x का तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो गया, तो वो हमने नहीं लिखा। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 साइड पे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, तो सिंगल डेरिवेटिव का जो उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से 3 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x² - 1, 3 वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो x² - 1 में से उसी तरह से आपने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी, एक +1 और एक -1। अब आपने इतना तो कर लिया। फिर हमने स्टेप 3 के अंदर क्या पढ़ा था, स्टेप 3 के अंदर हमने कहा था कि आपने डबल डेरिवेटिव को यूज़ करके बताना है कि ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपने जो x की यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है ना, 2 x इज इक्वल टू 1 और -1, उसको आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव के अंदर। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, सॉरी यहाँ पे मैंने f यूज़ कर लिया, आप लोग p भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के अंदर आप जब पुट करते हैं ना 6x के अंदर, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1, तो जब आप 1 पुट करते हैं तो 6 × 1 = 6, तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कनकेव अप होगा ग्राफ।
और जब हम -1 पुट करें हैं तो 6 × -1 हमारा आंसर लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा ग्राफ कनकेव डाउन होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपका एक ही ग्राफ आधा कनकेव अप है और आधा जो है वो कनकेव डाउन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से जाके जो है उसको डाउन की तरफ ले आना है या कहाँ से जाके उसको अप की तरफ ले जाना है। तो उसके लिए हमें ना एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो आप फाइंड करते हैं डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हम फाइंड कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, और जब डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब फाइंड करते हैं, जब आप देख रहे हैं कि आपका कनकेव अप और कनकेव डाउन दोनों सेम ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने जब 6x को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब x की वैल्यू 0 है तो आपने इस x की वैल्यू को पुट करना है ओरिजिनल जो y वाली इक्वेशन है उसके अंदर, यानी इस y इक्वल टू x³ - 3x + 2 के अंदर आपने जो है वो x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाता है 2, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब आपने पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए, यानी आपने एक टेबल बनाना है, उसके अंदर एक x का कॉलम होगा, एक y का कॉलम होगा। इसके अंदर कम से कम ना 5 वैल्यूज़ हों तो हम बड़ी आसानी से अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो एक तो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला 0, 2, तो आपने x के नीचे यहाँ पे लिख लेना है 0, ठीक है, और उसके सामने y के नीचे क्या लिख लेना है 2, यानी जब x 0 था तो y क्या था, 2 था। उसके बाद x की और भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x की वैल्यू एक -1 है, एक +1 है, तो हम नीचे एक +1 लिख लेते हैं और ऊपर -1 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को भी हमने ना उसके अंदर पुट करके देखना है, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y का क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखें, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना इधर, तो ये 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, 3 × 1 3 + 2, तो ये आ जाएगा -2 + 2, जो कि कट होकर आंसर हमें y की वैल्यू दे रहा है 0। तो यानी जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो हमने सामने लिख ली। उसके बाद जब x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 -3 × -1 + 2, तो -1 का क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 + 2। अब -1 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 5 आ रहा है, तो 5 - 1 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4 जब हमने x की वैल्यू रखी -1। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमें जो है 5 करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तरतीब से चल रहे हैं ना, 0 से ऊपर -1 है, फिर 1 है, एक एक का डिफरेंस है, तो हम एक एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, एक 2 लिख लें और एक जो है वो आप लिख लें -2। तो 2 पुट करने से, इसी तरह से आपने यहाँ 2 पुट करना है, ठीक है, 2 का क्यूब -3 × 2 + 2, तो वो आपको आंसर देगा 4, और जब आप -2 पुट करेंगे तो आपको आंसर देगा 0। तो ये हमने 5 पॉइंट्स लिख लिए। अब इन पाँचों को हमने करना है जी प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक जो है वो, मैं मार्कर से जो काम कर रही हूँ ना, आपने इस तरतीब से, ठीक है, करना है। ये आपने x एक्सिस ड्रॉ किया और एक आपने इस तरह से y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर देखें तो हम ये कह देते हैं कि 1 है, 2 3 4, इसी तरह से इस साइड पे भी -1 -2 -3 -4, फिर y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है 1 2 3 4, इसी तरह से नीचे y की नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4। अब हमें देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें दिया गया है वो क्या है, -2 0, x -2 है तो x -2 इधर होता है, ठीक है, और y जो है वो 0 है, यानी y के अलॉन्ग हमने मूव नहीं करना, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया -2 0। फिर x की वैल्यू -1 है और y की 4 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ होगी ना, और y की 4 ये है, 1 2 3 4, तो इनको आपने इस तरह से लेके आना है, दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट हमारा कहलाएगा 1 4। उसके बाद तीसरी वैल्यू है 0 2, यानी x 0 है, तो हमने इस लाइन के ऊपर, ठीक है, देखना है कि x 0 कहाँ आता है, यहाँ आता है, और y जो है वो 2 है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ देखना है, ये यहाँ पे y 1, यहाँ पे 2, तो 0 के सामने 2, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है 0 2 का। उसके बाद आपने देखना है चौथा पॉइंट 1 0, x 1 है तो x 1 पॉजिटिव साइड पे आएगा और y 0 है, यानी हमने y के लॉन्ग मूव नहीं करना, तो यही पॉइंट हमारा 1 0। उसके बाद 2 4, x 2 है और y जो है 4 है, तो y के 4 के सामने और x के 2 के सामने ये पॉइंट बन रहा है हमारा 2 4। अब इन चारों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है। अब कैसे पता चलेगा कि कैसे मिलाना है, हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट को देखना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है 0 2 तक, ठीक है, तो 0 2 तक आपने एक साइड से अप और दूसरी साइड से फिर उसको डाउन कर देना है, लेकिन किस साइड पे अप होगा और किस साइड पे डाउन होगा ये कैसे पता चलेगा, ये आपने देखना है। इससे हमने देखा था ना कि जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा कनकेव अप बन रहा है, यानी x की वैल्यू 1 किस साइड पे आ रही है, इस साइड पे आ रही है ना, +1, तो इस साइड पे आपने अप साइड पे उसको ओपन करना है, कनकेव अप,
और जब हम x की वैल्यू -1 देख रहे हैं तो हमारा ग्राफ कनकेव डाउन हो रहा है, तो x की वैल्यू -1 इस साइड पे आती है, यानी आपने इधर -1 पे पहुंचते ही अपने ग्राफ को डाउन ले आना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा यूं, फिर आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजरे हैं और फिर इसके बाद आपका जो है वो जैसे आप -1 पे पहुंचे हैं, तो हमने कहा था कि x = -1 पे कनकेव डाउन बनेगा, तो -1 पे पहुंच के आपने उसको डाउनवर्ड ले आना है, तो ये आपका कनकेव अप भी बन गया और कनकेव डाउन भी बन गया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये कम ही आते हैं वैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेकिन अगर आ जाएँ तो आपने पेंट के ऊपर इसको ड्रॉ करके तो उसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके MS वर्ड के अंदर पेस्ट करना है, फिर वहाँ से आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा सारा ये टाइप किया होगा आपने मैथ टाइप के अंदर, उसको भी आपने MS वर्ड के अंदर पेस्ट करना है और फिर उधर से सारी चीज़ें एक साथ कॉपी करके फिर आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल कौन से फंक्शंस होते हैं? रैशनल फंक्शंस होते हैं जी जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। द फंक्शंस विच कैन बी रिटन एज रेशो ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, यानी आप 2 पोलिनोमियल्स को रेशो ले रहे हैं उनकी, यानी उनको डिवाइड कर रहे हैं, P(x/Q) कर रहे हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। और यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है यानी Q(x) है, अगर वो 0 होगा तो हमारा जो ये फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें x/x - 2 है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया और नीचे अगर 0 आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है? डिसकॉन्टिन्यूस यानी अनडिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्टिकल एसिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसमें से ना अक्सर शॉर्ट आ जाता होता है और MCQ तो लाजमी पूछा जाएगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है? अ लाइन x = x0 इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट फॉर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इफ f(x) approaches to +∞ और f(x) approaches to -∞ as x approaches x0 from right or left to राइट और फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आपने x की वो वैल्यूज़ देखनी है जिन पे फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइन हो। जैसे इसमें फंक्शन अनडिफाइन कहाँ हो रहा है, या फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ कब जा रहा है? अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये जो 2 है ना ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए उसे हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है कि आप जब लाइन एक लिख रहे हैं y = y0, इससे हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब कहते हैं जब लिमिट आप पुट करें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फंक्शन का आंसर y0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू -∞ अगर आप पुट कर रहे हैं तो जो x का आंसर आ रहा है, ये जो आंसर है ना, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा वीडियो का पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका तो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इस फंक्शन का ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो आप देखें कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? x² + 2x / x² - 1। अब जो डिनोमिनेटर है उसके अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 2 फैक्टर्स बन रहे हैं x + 1 और x - 1। अब डिनोमिनेटर में कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आप पुट करें तो आपका आंसर जो है फंक्शन का वो अनडिफाइन हो सकता है। तो फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है अगर हम x की जगह -1 पुट करें या 1 पुट करें। देखें अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 जो है वो कट होके 0 हो जाएगा, तो ओवर के नीचे तो 0 आने से f(x) अनडिफाइन हो गया ना, इन्फिनिटी हो गया। इसी तरह से आप दूसरा देखें जो x - 1 वाला फैक्टर है उसमें अगर आप 1 पुट करते हैं तो भी आपका आंसर ओवर के नीचे 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं वो 2 पॉइंट्स पे अकर करेगा, x = 1 एंड x = -1, क्योंकि हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है वो उन पॉइंट्स पे अकर होता है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है ना, तो ये हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएंगे। उसके बाद आगे आप नीचे देखें तो हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के अंदर हमारा जो फंक्शन होता है उसके साथ हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है जिसमें x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी जब आप देखें फर्स्ट हमने लिखा है उसमें लिमिट एज इट इज़ और अंदर f(x) की जगह आपने पुट कर देना है फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? x² + 2x / x² - 1। अगर आपको याद हो हमने क्विक रूल पढ़ा था। क्विक रूल में क्या था कि जो सबसे बड़ी पावर होती है x की, ऊपर डिनोमिनेटर में भी और नीचे ऊपर न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में जो x की सबसे बड़ी पावर होती है वो वाली टर्म सिर्फ आप लिख लेते हैं और उन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे ऊपर
न्यूमिनेटर में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x पावर 2 है ना, वो आपने लिखी, और ओवर के नीचे भी देखें तो x पावर 2 है जो सबसे बड़ी है, वो हमने लिख ली। दोनों को कटिंग कर दें तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते ना यहाँ पे। x की वैल्यू पुट करने का मतलब है x की जगह आपने इन्फिनिटी लिखना है, तो हमारे पास तो x बचा ही नहीं, इसलिए इसमें हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, हमारा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्विक रूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे, तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया एट y इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू निकाल ली हमने तो x की जगह पुट करना था ना, x की जगह इन्फिनिटी पुट करना था, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे x बचा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने क्विक रूल से कर लिया, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास है ना x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1, आप सबसे बड़ी पावर के साथ डिवाइड कर दें, x स्क्वायर के साथ सबको डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये कटिंग होके 1 बचेगा, प्लस यहाँ जब कटिंग होगी तो 2 ओवर x बचेगा, इसी तरह से इधर भी कटिंग होके 1 बचेगा, और यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, तो ये जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी तो 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, अब 1 माइनस यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा, तो 1 प्लस 0 ओवर 1 माइनस 0 1 ओवर 1, तो आंसर इस सूरत में भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्विक रूल यूज़ कर लिया कि आपने क्या किया, सिर्फ और बड़ी पावर्स वाली वैल्यू सेलेक्ट की और उनमें लिमिट पुट कर दी। इसी तरह से अब आपने प्लस इन्फिनिटी के लिए टेस्ट कर लिया, अब आपने माइनस इन्फिनिटी के लिए टेस्ट करना है। ठीक है, वो आपने लिखा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का फॉर्मूला होता है, लिमिट एज इट इज अंदर फंक्शन की वैल्यू, इसको भी आप चाहे तो इस तरीके से कर लें, चाहे तो आप इसको जो है वो क्विक रूल से कर लें। क्विक रूल जो है ये आपने याद रखना है कि सिर्फ इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ पे जो है ना, इन्फिनिटी वाली लिमिट्स पे अप्लाई हो सकता है, बाकी पे नहीं होता। अब इसमें भी आपने सबसे बड़ी पावर ऊपर x स्क्वायर थी, नीचे भी x स्क्वायर थी, वो लिखा, कटिंग करके इसका भी आंसर 1 आ गया, तो ये भी हमारे पास 1 है। तो देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है उसकी वैल्यू क्या आई है, y इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो कहाँ आकर करेगा, एट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपका, और मे भी कोई MCQ वगैरह भी पूछा जाए इसके बारे में। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपने सिर्फ क्या करना है, देखना है फंक्शन के अंदर के जो वैल्यूज पुट करने से आंसर अनडिफाइन होता है वो वर्टिकल एसिम्पटोट हैं, और x की लिमिट इन्फिनिटी पुट करके जो y के आंसर्स आएंगे वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ठीक है जी, ये आपका मिड टर्म का ख़त्म हुआ सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों का सफ़र अच्छा रहा होगा मेरे साथ, और अगर आप लोग अभी तक एंड तक मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत सारा थैंक यू, और हमें सपोर्ट